उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। गैरसैंण विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज सदन में अनुपूरक बजट पेश किया गया, जो करीब 5000 करोड़ का है। इसमें पूंजीगत मद में 1256 करोड़ और राजस्व मद में 3754 करोड़ रुपए हैं, जबकि 88,000 करोड़ का राज्य का कुल मूल बजट था। ये 5013 करोड़ का है, जिसमें 3756.89 करोड़ रुपया राजस्व पक्ष में और 1256.16 पूंजीगत पक्ष में हमने प्रावधान किया है। कोशिश की है कि जैसे हमारे यहाँ बार बार मेंटेनेंस इसकी हम लोग बातचीत करते हैं, तो उस पर भी हमने प्रावधान किया है। शिक्षा में प्रावधान किया है, और जो हमारे वाइब्रेंट जो विलेजेस हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वो अंतिम गांव नहीं प्रथम गांव, यानी उसके लिए भी हमने 130 करोड़ का प्रावधान किया है। ये 5013 करोड़ का है। गैरसैंण विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में रखे गए 7 विधेयक, और जिसमें विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी का विधेयक के साथ पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट टेबल किया गया। विधायकों को अब ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। हर साल 40,000 रुपए के रेलवे कूपन, 30,000 रुपए हर महीने के डीजल पेट्रोल, विधायक के ड्राइवर के लिए 20,000 रुपए दिए जाएंगे। तो विधायक कम ब्याज पर 25 लाख का लोन ले सकते हैं, जिसे 10 साल में लौटाना होगा। इलाज के लिए गोल्डन कार्ड की सुविधा भी मिलेगी। जो समिति गठित हुई थी, उसने कुछ सिफारिशें की थी कि जिसमें कुछ वेतन वृद्धि, अन्य वृद्धि हो, तो उन सिफारिशों में जो उपयुक्त लगी वो स्वीकार की गई, शेष को अस्वीकार भी किया गया। जैसे हमारे यहाँ जो माननीय विधायक गण हैं, उनके ड्राइवर्स को 12,000 रुपये दे रहे थे। व्यवहारिक रूप से देखें तो आज कोई भी ड्राइवर 12,000 में आने को तैयार नहीं है, और हमारी कुछ संस्थाएं भी 20,000 रुपये दे रही, उसको 20,000 रुपये किया गया। सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने हाथों में बैनर लिए विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। दिलीप रावत का कहना था कि सरकार वन कानून में संशोधन करे और इसके लिए विधानसभा का विधेयक विशेष सत्र बुलाए। दिलीप रावत का कहना है कि एक और वन कानूनों के कारण विकास कार्य अटक रहे हैं, तो दूसरी ओर लोग जंगली जानवरों का शिकार बन रहे हैं। देखिए, मैं कई बार सरकार को कह चुका हूं कि वन अधिनियम के संशोधन के लिए एक दिन का सत्र बुलाइए, क्योंकि पहाड़ हमारा उत्तराखंड 67% आच्छादित वन से है, और इसके बावजूद हम पे जो है जबरदस्ती वन अधिनियम थोप दिए जाते हैं, और एक तरफ जो है माँ के गोद से जो है बच्चों को छीना जा रहा है और गुलदार उनको अपना निवाला बना रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे विकास कार्य जो हैं उनको वन अधिनियम की आड़ में रोका जा रहा है। तो मेरा इसलिए सरकार से निवेदन था कि एक दिन का सत्र बुलाएंगे तो हम सारी की सारी बातें उसमें रख देंगे, और प्रदेश सरकार अपनी बात को दृढ़ता के साथ केंद्र सरकार में, एनजीटी में, बाघ प्राधिकरण में अपनी बात रख सकेंगे। इसलिए एक दिन का चिंतन, एक दिन का समीक्षा हमारे सदन के माध्यम से होनी चाहिए। और टिहरी में आपदा प्रभावित घुत्तू इलाके का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जायजा लिया है। 20 अगस्त को घुत्तू में बादल फटने से कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ था, और इस मामले में कई घरों में मलबा घुस गया था। सीएम धामी ने कहा कि आपदा प्रभावित लोगों का जल्द विस्थापन किया जाएगा और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी। आपदा प्रभावित क्षेत्र में आज सीएम धामी पहुंचे हुए हैं और घुत्तू का निरीक्षण करने पहुंचे हुए हैं, जिसके बारे में काफी यहाँ पर मकान क्षतिग्रस्त आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। सर, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? अभी देख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एक तो जो लोग यहाँ पर इसमें खतरे की जद में आ सकते हैं, उनका विस्थापन किया जाए, और जो भी यहाँ पर गाँव के 10-12 गाँव जो भी इसके खतरे के उसमें, उन सभी को ठीक से देखकर प्रशासन के लोग जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए, और जो आपदा से जो लोग पीड़ित हुए हैं उनको हर संभव सहायता के लिए। सर, एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ही वैसे कहा जा रहा है कि उसके वजह से भूदशा और भूस्खलन हो रहा है। अभी देखते हैं, आकलन करने को बोला है, डीएम से कहा है कि सारी जांच करें किन कारणों से हो सकता है। थे सीएम धामी, जिनका कहना है कि यहाँ पर भूगर्भ सर्वेक्षण भी किया जाएगा, और जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनकी सरकार हर संभव मदद कर रही है। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18 टिहरी।
गैरसैंण के सारकोट गांव में शहीद हवलदार वासुदेव सिंह के घर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। परिजनों से मिलकर शोक व्यक्त किया है उन्होंने। और सीएम धामी ने कहा, वासुदेव सिंह ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। इसके लिए पूरा देश उनका ऋणी है। साथ ही परिजनों को सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सीएम धामी शहीद के घर पैदल ही निकल पड़े। खेतों की पगडंडी से होते हुए सीएम धामी शहीद के घर पहुंचे। और टिहरी डैम की झील में क्रूज बोट चलाने के ठेके को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल मंत्री के बेटे सुयश भी एक आवेदक हैं और यही विपक्ष को नागवार गुजर रहा है। देखिए रिपोर्ट। टिहरी की ये झील एडवेंचर खेल का बड़ा ठिकाना बन गई है। इस झील में क्रूज बोट यानी कि एक लग्जरी नाव चलाने के लिए टिहरी पर्यटन विकास प्राधिकरण ने इस क्षेत्र में अनुभव रखने वालों से टेंडर मांगे थे। इस प्रक्रिया में जो 6 लोग सिलेक्ट हुए हैं, उनमें पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के पुत्र सुयश रावत भी शामिल हैं। इसका सरकारी कागज जैसे ही बाहर आया तो सोशल मीडिया में प्रसाद की तरह बंटने लगा। गैरसैंण में विधानसभा का सत्र चल रहा है और कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने प्रक्रिया को भ्रष्टाचार करार दिया। टेंडर उनके नाम पर हो जाता है तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं इस पर पर्यटन मंत्री का संरक्षण है। उन्होंने अपने पुत्र को टेंडर पास कराने में स्पष्ट रूप से मदद की है, जाहिर सी बात है। और ये बहुत बड़ा मामला है भ्रष्टाचार का। विधानसभा सत्र में सतपाल महाराज हिस्सा तो ले रहे हैं, लेकिन किस दरवाजे से आते हैं, किस दरवाजे से जाते हैं, ये तो न्यूज 18 संवाददाता भी नहीं खोज पा रहे। टिहरी झील में क्रूज बोट टेंडर मामले में मंत्री सतपाल महाराज के पुत्र के टेंडर में पार्टिसिपेशन के मामले में हम लगातार सतपाल महाराज से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है पूरा मामला, लेकिन सतपाल महाराज कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। गैरसैंण विधानसभा में जो उनका आवास है, सतपाल महाराज आवास में भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये उनका ऑफिस आप देख सकते हैं, सतपाल महाराज ऑफिस में भी नहीं है। इतना जरूर है कि वो सदन की कार्यवाही में पहुंच रहे हैं, लेकिन विधानसभा के बैकडोर से उनकी एंट्री हो रही है और बैकडोर से ही सतपाल महाराज एग्जिट कर रहे हैं ताकि पत्रकारों या किसी से भी सीधा उनका कांटेक्ट न हो। उधर टिहरी के बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय कहते हैं कि मंत्री और उनके पुत्र होने का मतलब ये तो नहीं कि उनके अधिकार छीन लिए जाएं। क्योंकि मैंने वो टेंडर देखा नहीं है कि उसमें उन्होंने क्या क्या उसमें अर्हताएं रखी हैं। पर्यटन मंत्री होना और पर्यटन मंत्री का बेटा होने से उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको हम खत्म नहीं कर सकते हैं और उस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। जिस टिहरी झील में क्रूज बोट चलनी है, वहां कौन ऑपरेट करेगा, इसका अंतिम चयन होना अभी बाकी है। तकनीकी तौर पर झील टिहरी पर्यटन विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आती है, जिसके मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं। लेकिन अब जब विवाद बढ़ गया है तो क्या मंत्री पुत्र अभी भी दौड़ में बने रहेंगे, ये देखना बाकी है। न्यूज 18 के लिए अनुपम त्रिवेदी के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और कांग्रेस ने आज देश भर में ईडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया है। तो देहरादून में भी कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया। कांग्रेस ऑफिस से घंटाघर होते हुए कांग्रेस नेता ईडी ऑफिस पहुंचे हैं और जमकर नारेबाजी की है। विधानसभा सत्र होने की वजह से कोई विधायक शामिल नहीं हुआ, पर बड़े नेताओं में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, गणेश कोदियाल, रणजीत रावत और खुद ईडी की जांच झेल रहे हरक सिंह रावत शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी ईडी का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को डराने के लिए कर रही है, जिसके बाद पुलिस ने सभी नेताओं को हिरासत में लिया, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया है। ये सरकार जितने चाहे उतने जुल्म कर ले, हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। हमारे नेता राहुल गांधी का आह्वान है कि डरो मत, तो इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं।
तो गुरुवार को प्रदर्शन में सबसे ज्यादा एक्टिव कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ही दिखे, जो ईडी और सीबीआई की जांच झेल रखे हैं। तो प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस में दरार भी नजर आई, क्यों आखिर इस रिपोर्ट में देखिए। ईडी को बीजेपी सरकार की कठपुतली बताते हुए देहरादून में ईडी ऑफिस के बाहर भी कांग्रेसियों ने भी प्रदर्शन किया, जिसमें कभी बीजेपी सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह रावत दिखे। दरअसल कॉर्बेट में पेड़ काटे जाने को लेकर हरक सिंह रावत ईडी की जांच के दायरे में है। इसी प्रदर्शन के दौरान हरक सिंह रावत का दर्द छलक आया। वो ये बताना नहीं भूले कि अगर बीजेपी में होते तो ये सब जांच नहीं झेल रहे होते। तो प्रदर्शन के दौरान बिना किसी का नाम लिए गणेश गोदियाल ने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर कांग्रेसी सन्न रह गए। गोदियाल ने कहा कि अब कांग्रेस को खत्म करने के लिए बीजेपी में जाना जरूरी नहीं है। ईडी दबाव डालकर बेमतलब की जांचें करके तमाम उन विपक्ष के नेताओं को या तो बीजेपी की तरफ लेके जाने की कोशिश करती है, बीजेपी की तरफ चले जाओ, या फिर ये दबाव डालती है। अब तो नया वेरिएंट भी सामने आ गया कि भाई बीजेपी कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी के लिए काम करो। ये नया वेरिएंट है, ये नया एपिसोड आ गया है। मुझे नहीं मालूम गोदियाल जी किस दृष्टिकोण का जो दुरुपयोग है आज लोकतंत्र को बचाने के लिए आज राहुल जी के खिलाफ ईडी का प्रयोग किया कि अगर मैं उन लोगों के घर क्या ईडी गई, क्योंकि हरक सिंह रावत ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, इसलिए मेरे यहाँ ईडी आई। गणेश गोदियाल का बयान किसको लेकर था ये तो साफ नहीं है, और सच ये है कि गणेश गोदियाल और हरक सिंह गढ़वाल के बड़े नेता हैं, लेकिन ये प्रदर्शन में दिखते भी हैं। जांच एजेंसी बनाई इसलिए गई है जो भ्रष्ट होती है, इसलिए कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर भ्रष्टाचार जो उनके कार्यकाल में फला फूला उसको और बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं, इसलिए वो जांच एजेंसी को टारगेट कर रही है। उत्तराखंड में हरक सिंह रावत अकेले कांग्रेस नेता है जिनके खिलाफ बिल हो चुकी है। तो सवाल है कि गणेश गोदियाल का इशारा यही है या फिर कहीं और, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और उधर गैरसैंण में भी आज कांग्रेस ने ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाकर गैरसैंण में प्रदर्शन किया है। कांग्रेस विधायकों ने गैरसैंण विधानसभा गेट पर प्रदर्शन किया और दुरुपयोग रोकने की मांग की है। और इधर पिथौरागढ़ में थलमुनस्यारी रोड में सफर करना इन दिनों मौत को दावत देने जैसा ही है। रोड में कई जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, यही नहीं पहाड़ी पे से भारी भारी बोल्डर्स भी गिर रहे हैं। कक्कड़ सिंह बैंड के पास एक बार फिर से पहाड़ी से बड़ा बोल्डर नीचे गिरा। इस समय बोल्डर जिस समय गिरा रोड पर कोई मौजूद नहीं था, जिस कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया। बोल्डर ऊंची पहाड़ी से सीधे नीचे नदी में जा गिरा। गनीमत रही कि वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। देख सकते हैं आप कितना बड़ा ये पत्थर जाकर पहाड़ी से नदी में गिरा है। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से भारी भूस्खलन हुआ है। मसूरी हाईवे पर मसूरी टिहरी धनोल्टी हाईवे पर भारी भूस्खलन होने के बाद वो रास्ता बंद हो गया है, जिसमें कि लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जेसीबी लगाकर सड़क को खोला गया। उधर भूस्खलन की चपेट में बिजली का ट्रांसफार्मर भी आ गया। और चमोली में थराली के कई गांव में स्कूली बच्चे और स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं, जिसमें कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन उससे बावजूद भी बच्चे उफनाती नदी को पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। बारिश में प्राणमती नदी पर बना पुल बह गया था, जिससे स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। हल्द्वानी में अब जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। जाम को जड़ से खत्म करने के लिए प्रशासन बेहद ही सख्त कदम उठाने जा रहा है। आखिर क्या है ये कदम, इस रिपोर्ट में देखिए। हल्द्वानी में रोडवेज स्टेशन से लेकर मंगल पड़ाव तक मौजूद इन दुकानों पर अब बुलडोजर गुजरना तय है, वो भी अगले 48 घंटे में।
हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद इन दुकानों को हटाकर रोड चौड़ी करने का रास्ता साफ हो चुका है। प्रशासन बकायदा इन दुकानदारों को नोटिस भी थमा चुका है। एलिगेशंस थे जो अब समाप्त हो चुके हैं, उसमें मध्य मार्ग से दोनों तरफ 12 मीटर इसको वाइड किया जाना है। उसके क्रम में लोक निर्माण विभाग द्वारा 23 अगस्त तक का समय सभी जितने भी वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनको समय दिया गया कि वो स्वयं अपना इंक्रोचमेंट हटा लें। उसके बाद इसको बलपूर्वक विभाग द्वारा हटा दिया जाएगा। दूसरी तरफ व्यापारी अपना सामान भी समेटने लगे हैं और कानून का रास्ता भी तलाशने लगे हैं। अभी लेटेस्ट जो हम लोगों ने नक्शा पास कराया, सन 2020 में बिल्डिंग का नक्शा पास कराया है और उसमें भी इन लोगों ने नक्शा पास किया है। तो जब 2020 तक ये लोग नक्शा पास कर रहे थे 7.36 में, तो अचानक ये सड़क 12 मीटर एक साइड कैसे हो गई। बस हम लोग और 2 दिन का जो समय दिया, 2 दिन में कोई भी व्यापारी ना अपना सामान हटा सकता है, ना दुकान को खाली कर सकता है, ना तोड़ सकता है। अब बाकी हम लोग कोर्ट की शरण में जाएंगे, जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा वो मान्य होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है रेलवे प्रकरण में कि पहले उनको स्थापित किया जाए, उसके बाद उनको हटाने की सोचें, तो क्या ये नियम यहाँ लागू नहीं होता? क्या आज ये कोर्ट ये निर्णय स्वीकार नहीं करेगी कि पहले इनको कहीं स्थापित किया जाए, उसके बाद इनको हटाया जाए? एकदम 101 व्यापारी जो कह रहे हैं वो कहाँ जाएगा? दरअसल मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक जाम का पीक पॉइंट है, जिसके कारण रोजाना लोग जाम झेलते हैं। ऐसे में इस समस्या को खत्म करने के लिए इन दुकानों को सड़क किनारे से हटाना ही होगा, ताकि रोड के चौड़े होने का रास्ता साफ हो सके। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद आखिरकार हल्द्वानी में रोड चौड़ी होने का रास्ता साफ हो गया है और प्रशासन ने 101 दुकानों को अपने रास्ते से हटाने की पूरी तैयारी कर ली है। इन दुकानदारों को अब नोटिस सर्व हो चुके हैं और अगले 48 घंटे बाद हल्द्वानी में जेसीबी गरजना शुरू हो जाएगी। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। आध्यात्मिक गुरु और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर पायलट बाबा को आज हरिद्वार में भू समाधि दे दी गई। आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान की बेजोड़ मिसाल पायलट बाबा ने देश विदेश में इस पर ख्याति प्राप्त की है। देखिए रिपोर्ट। छियासी साल की उम्र में योगी और जाने माने आध्यात्मिक गुरु पायलट बाबा ने दुनिया को अलविदा कहा तो साधु संतों और उनके अनुयायियों में शोक की लहर दौड़ गई। हरिद्वार के उनके आश्रम में सन्यासी परंपराओं के अनुसार पायलट बाबा को भू समाधि दी गई, तो उनसे जुड़े लोगों, शिष्यों से लेकर खास हस्तियां तक शामिल हुई। भारत ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों से भी उनके अनुयायी अपने गुरु को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। संत के साथ साथ एक सैनिक भी रहे। उनके जहाज पर जब गोली लगी, ये बात आई है, तो वहीं फट जाना चाहिए था फाइटर जहाज पर, लेकिन नीचे उतरा। उन्होंने कहा कि अब ये जीवन मेरा इस काम के लिए नहीं है। जब लोगों ने पूछा कैसे बच गए, तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, 2 संतों ने पकड़ के इसे नीचे रख दिया था। सैनिक से संत तक की यात्रा करने वाले पायलट बाबा ने योग और आध्यात्मिक का ऐसा प्रचार किया कि भारत से लेकर विदेश तक उनके आश्रम बनते चले गए। लाखों अनुयायी भी उनके साथ जुड़े। पायलट बाबा ने अपनी ओर से अपने उत्तराधिकारी का ऐलान नहीं किया था। अब उनके जाने के बाद उत्तराधिकारी कौन होगा, कर महंत हरिगिरी का कहना है कि उनके शिष्य जो भी तय करेंगे, अखाड़ा उनका समर्थन करेगा। मैंने क्या कहा था? सन्यासिनी और सन्यासी जो महाराज के हजारों तैनात में और जो उनके मुख्य भक्तगण वो चयन करेंगे, उनका चुनाव है, वो उनकी व्यवस्थाएं। इस विद्या के बूते अपने इस आध्यात्मिक सोच के कंधे तले पड़ रहे हो, जिसमें जो है तुम चाहो तो यूनिटी को, एकता को, ह्यूमैनिटी को, ट्रस्ट को, लव को ऐसे पीस में बदल सकते हो। बिहार के सासाराम में जन्मे कपिल सिंह ने इंडियन एयरफोर्स में रहकर 1962 और 65 के युद्ध में देश की सेवा की। फिर उसके बाद संन्यास का मार्ग अपनाकर भारतीय संस्कृति का विदेश तक प्रचार किया। सैनिक से संत तक के इस सफर में कई नेता और फिल्मी अभिनेता उनसे प्रभावित होकर उनके साथ जुड़े।
न्यूज 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। मॉनसून की बारिश के बाद विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी फूलों से गुलजार हो चुकी है। चारों तरफ हरियाली छाई है और इस बीच पर्यटक भी फूलों की घाटी का दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं। फूलों की घाटी में इस साल मानसून सीजन में 14,000 से ज्यादा पर्यटक फूलों की घाटी का दीदार करने के लिए पहुंचे हैं। वन विभाग को 28 लाख से ज्यादा की कमाई हुई है, एक बड़ा फायदा हुआ है। 1 जून को फूलों की घाटी खुली थी, तो 1 जून से अब 21 अगस्त तक हमारे लगभग 14,010 पर्यटक आ चुके हैं। पिछले साल का देखा जाए तो पिछले साल 1 से 21 अगस्त तक हमारे पास लगभग 9,200 पर्यटक थे। रिश्वत विजिलेंस की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। छापेमारी में विजिलेंस की टीम ने एक क्लर्क को 3,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरटीओ ऑफिस में क्लर्क महेंद्र सिंह किसी काम को कराने के लिए 3,000 की रिश्वत ले रहा था, 3,000 की डिमांड कर रहा था।